तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टीचर लू की बॉडी का यंग फ्लेम शांत हो जाता है और टीचर लू अब खुद को लुओ साओ की गोदी में सर रखा हुआ पाती है। तब लुओ साओ तुरंत इनके बेड से उठते हुए क्या थे, सॉरी आप ट्रीटमेंट के वक्त ही सो गए थे। पहला भी खेले मैंने आपकी बॉडी मौज कुछ पार्ट ऑफ फ्लेम को निकाल दिया है, मगर चूंकि अभी मेरी कल्टीवेशन उतनी ज्यादा हाई नहीं है इसलिए मैं कम्प्लीटली अभी इस डिसीज को खत्म नहीं कर सकता। लेकिन टेंशन मत लीजिए, हर 7 दिन में मैं आपके पास आके ऐसे थोड़ा थोड़ा करके ये सारा यंग फ्लेम बाहर निकाल दूंगा। तब टीचर लू कह दी क्या सच में ऐसा हो सकता है, जिस पर लू जाओ कह दे बिल्कुल, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे जैसे मेरी कल्टीवेशन और ज्यादा ग्रो होगी इस फ्लेम को ऑब्जर्व करना मेरे लिए उतना ही ज्यादा आसान होते जाएगा। तब लू जाओ ये सब बता ही रहा होता है, लेकिन टीचर लू तो अभी जो हुआ उसके बारे में सोच सोच के ब्लश कर रहे थे। जिस पर अभी सारी बातों से बाहर आते हुए टीचर लू कह दी थैंक यू सो मच, मुझे यकीन नहीं था कि तुम ये कर लोगे लेकिन तुमने ये कर दिया। वेल मैं अब जा रही हूँ खाना खाने, क्योंकि इस फ्लेम शांत होने के बाद मुझे बहुत ही जोरों से भूख लगती है। अगर तुम्हें भी चलना है तो चल सकते हो, वरना यहीं पे वेट करो, मैं तुरंत ही आती हूँ। तब लू साहब क्या थैंक यू सो मच टीचर लू, लेकिन मैं यहीं पे रुकूंगा। और अब टीचर लू आने के बाद लू साहब अपने मन में क्या था कि इनके बॉडी में जो यंग फ्लेम है वो उनके लिए भले ही पॉइजन है, लेकिन मेरे लिए किसी फ्री एनर्जी से कम नहीं। शायद मेरे लाइफ और डेथ की भीड़ में जो यंग वाला पार्ट है वो इस पावर को मेरी बॉडी में बहुत ही अच्छे से फ्लो कर रहा है, जिसकी वजह से मुझे किसी हाई ग्रेड के पील के खाने के बराबर फायदा हो रहा है। तब लू साहब इतना क्या थे आसानी किसी लेवल ब्रेक थ्रू होकर 9वीं लेवल में पहुंच जाती है, जिसे देखकर लू साहब क्या उस फ्लेम की पावर की वजह से मैं प्रमोट हो गया। इतना ही नहीं, मुझे अब फ्लेम एटीट्यूड भी मिल गया। लगता है कहानी में यंग और यांग को पानी और आग की तरह जो राइवल एलिमेंट माने जाते हैं, वाकई में वो बात सच है। यांग फायर है तो यंग वाटर है। अगर मैंने टीचर लू की बॉडी से कम्प्लीटली ये पावर से एब्जॉर्ब कर लिया तो पता नहीं मेरा यंग वाला पार्ट कितना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। बहुत खूब लगता है गॉड भी मेरे साथ है। टीचर लू के लिए जो प्रॉब्लम है वो मेरे लिए किसी प्रॉफिट से कम नहीं। तो कुछ देर के बाद टीचर लू यहाँ पे वापिस आ जाती है, जिस पर लू साहब कहता है टीचर लू मेरे ख्याल से मुझे भी यहाँ से निकलना चाहिए, मैं हर 7 दिन में आके आप इस फ्लेम पे ऑब्जर्व कर लिया करूंगा। तब टीचर लू कहती मैं तुमसे कुछ खास ज्यादा बड़ी नहीं हूँ, बस 1 साल का ही गैप होगा, इसलिए तुम मुझे ये टीचर कह के ओल्ड फील करवाना बंद करो। वैसे भी मैं जूनियर डिसाइडर्स सिखाती हूँ सीनियर्स को नहीं। जिस पर लू साहब थोड़ा ब्लश करते हुए क्या आता तो फिर मैं आपको बुलाऊं क्या। तब टीचर लू कहती कुछ भी बुलाओ, मगर मुझे ये मत फील करवाना कि मैं तुमसे ज्यादा एजेड हूँ। जिस पर लू साहब आप काफी शर्माते हो कि मिस लू कहता है गाइस देख रहे हो ना, इस टाइम पे ये सॉन्ग लगाना तो बनता है। और मिस लू के पहले से निकल जाने के बाद लू दोबारा फॉरेस्ट माउंटेन की ओर जाते हुए कहता है कि भले ही मेरी लेवल बॉडी रिफाइनिंग के लास्ट लेवल में पहुंच गई है, मगर 2 महीने के बाद होने वाले कंपटीशन के लिए मुझे और भी ज्यादा पावरफुल बनना होगा। ये 2 महीने ही है जिसके बाद पूरा किंग सिटी मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन के नाम से जानेगा। जिस इधर अब जोंग फैमिली का सीन देखते हैं जहाँ कोई इनके गेट को तोड़ते हुए आता है। तब जोंग फैमिली वाले क्या रहे कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने ये अपराध किया। तब सामने से मार्शल सेक्ट के मिलिट्री डिपार्टमेंट वाले आ जाते हैं, जो अब बहुत ही गुस्से में किया हमारे सेक्ट डिसेबल को स्टॉक करने और उसे मारने की कोशिश में जोंग फैमिली के हेड को गिरफ्तार करने का ऑर्डर मिला है। जिस पर जोंग अब आते हुए क्या था तुम लोगों के पास क्या सबूत है कि ये सब मैंने किया है। तभी गार्ड के लीडर क्या था सबूत तो हम तुम्हें सीधे जेल में ही दिखाएंगे, जोंग ने खुद ऑर्डर दिया है तुम्हें दबोचने का। तब इतना सुनते ही गार्ड तुरंत ही जाके जोंग भाई के फादर को दबोच लेते हैं। जिस पर तभी अब यहाँ पे एल्डर जोंग के भाई आते हुए कहते हैं कि भैया मैं तो कब से इस मूवमेंट का वेट कर रहा था, मैं तो चाहता था कि आप कोई गलती करो जिसका फायदा उठा के मैं इस फैमिली का हेड बन सकूं। और फिर ये आदमी किसी को बुलाते हुए कहता है कि भैया का काम तो यहाँ से निपट गया, अब जाओ स्लो साहब को भी उसके फैमिली के साथ ही निपटा दो ताकि दोनों तरफ से चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाए। जिस पर अब सीन चेंज होता है, हम 2 महीने बाद मार्च सेक्ट का सीन देखते हैं जहाँ आज एक दिन सेक्ट टूर्नामेंट होने वाला था। डिसेबल यहाँ पे लगे हुए आसपास के बैनर्स को देखते हुए कहते हैं कि पता नहीं इस बार का स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर कौन होगा, जो भी वो फर्स्ट रैंक अचीव करने वाले को एक से बढ़ के एक आइटम दिए जाएंगे। तभी लोग की बातों को सुनता हुआ लो साहब आगे बढ़ते हुए कहता है कि इन 2 महीनों में मैंने बॉडी रिफाइनिंग के 9वीं लेवल के पीक लेवल को अचीव कर लिया है, अब बस मैं खुशी कदम दूर हूँ सीरियलम को एंटर करने में। इसके अलावा जो शॉर्ट टेक्निक मुझे एल्डर जोंग ने दिया था उसमें मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से मास्टरी हासिल कर ली है, तो अब टाइम आ चुका है मेरे फुल पोटेंशियल को सबके सामने दिखाने का। जिस पर तभी डिसेबल सब आसमान की ओर देखते हुए कहते कि देखो डीन आ गए। तब ऊपर हम देखते कि डीन हवा में चलते हुए यहाँ पर आ जाते हैं। जिस पर डिसेबल्स कहते हमारे डीन ऑलमोस्ट ग्रैंड मास्टर लेवल के पर्सन है, कितना कूल है ना इस तरह से हवा में चल पाना। तब लूज दावी अपने मन में कहते पता नहीं मैं इनकी जितना पावरफुल कब बन पाऊंगा। जिस पर जोंग अनाउंस करते हुए कहते सारे लोग ध्यान दें, ये कंपटीशन हर साल की तरह टॉप 10 डिसेबल्स के टाइटल को देने के लिए आयोजित किया जाता है। कंपटीशन रूल बिल्कुल सिंपल है, जिसके साथ जिसका नंबर आएगा उससे फाइट करनी होगी। और हाँ नोट करने
करने वाली बात यह है कि यहाँ पे किसी को भी मारना अलाउड नहीं है, वरना इस कंपटीशन से तो डिस्क्वालीफाई होगी, इसके साथ 10 साल की सजा होगी वो अलग। तो अब अगर किसी देर के इस टूर्नामेंट को स्टार्ट करने का ऑर्डर दिया जाता है। जल्दी से सारे लोग अपने रजिस्ट्रेशन स्लिप के साथ एल्डर होंग के पास पहुंचे। तब इतना सुनते सारे डिसाइडर अपने अपने लेटर के साथ सीधे एल्डर होंग के पास पहुंच जाते हैं, जो मैच मेकिंग का कार्यक्रम तुरंत ही शुरू कर देते हैं। तब डिसाइडर अपने फेवरेट कंटेस्टेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा शेयर अप करने लगते हैं। लुइस अब इस कंपटीशन के मैचेस को बहुत ही गौर से देख रहा होता है। तब कुछ देर के बाद एल्डर होंग अब अनाउंस करते हुए कहते हैं ये नेक्स्ट मैच है नंबर 98 और नंबर 3 का, जिसमें इतना सुनते एक डिसाइबल फुल एटीट्यूड के साथ एरिना में आ जाता है, जिसे देखते ही डिसाइबल अब चिल्लाते हुए कहते हैं कि भाई आ गए भाई। तब इससे फाइट करने के लिए इसके अगेंस्ट में अब लुइस अब एरिना में आ जाता है, जिसमें ये लड़का कहता है कि वो तो तुम ही हो जिसने चौंघाई की मेरिटेंस और विंस को डिस्ट्रॉय कर दिया। तब इस बात पे लुइस अब यस में सर हिला देता है। तब ये लड़का कहता है कि सिर्फ चौंघाई को भी डिफीट कर लेने से ये मत समझना कि तुम मुझे भी हरा दोगे, पावर्स के मामले में उससे भी कहीं आगे हो। और इतना कह दिया अपने शॉट के साथ सीधे लुइस की ओर बढ़ जाता है, जिस पर लुइस अपने मूवमेंट का यूज करके इसे शॉट से बच के बहुत ही फास्टली से एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है। तब इतने में ये भाई सब तुरंत ही एरिना से बाहर जाके गिरते हैं, जिसपे एल्डर होंग कहता है नंबर 3 एलिमिनेट हुआ विनर लुइस है। तब ये लड़का कहता है कि लुइस तुम फ्यूचर में इसका बदला जरूर चुकाओगे, जिसमें इधर एल्डर आपस में बातें करते हुए कहते हैं बस एक ही पंच में एलिमिनेट कर देना वाकई में ये बहुत ही बड़ी बात है, वाकई में इस लड़के में बहुत दम है। तब घंटा बजने के साथ सेकंड राउंड को स्टार्ट करने का ऑर्डर दिया जाता है। लुइस तो अपने मैच में बस कुछ ही पंच और लातों से अपने अपोनेंट को एलिमिनेट कर दे रहा था। तब ऑडियंस में खड़े डिसाइबल किया था कि अरे कोई रोको इसे, वरना ये तो बस ऐसे लात और हाथ चला के ही कंपटीशन जीत लेगा। जिस पर बगल वाला डिसाइबल किया था टेंशन मत लो, थर्ड राउंड आने दो, असली टक्कर उसमें होगा, अभी तो ये बस एलिमिनेशन चल रहा है। तब कुछ और समय बीतने के बाद एल्डर जुआंग अनाउंस करते हुए किया था थर्ड राउंड को अब स्टार्ट किया जाए, जिस एल्डर होगा बताते हुए किया था फाइनल राउंड में पहुंचने के लिए ये आखिरी राउंड है और इस राउंड का पहला मैच लिंजी और लुइस के बीच में है। तब यह भी मौजूद अब शूफी किया था कि अब तो ये लुइस गया काम से, मुझे लगा थर्ड राउंड में लिंजी मेरा अपोनेंट होगा, मगर किसने सोचा था कि इतने पावरफुल डिसाइबल का मैच इस बास्टर्ड से हो जाएगा। लगता है इस लुइस की किस्मत सच में खराब है। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।